नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। लाओस के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना। लाओस में पीएम का ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में संबोधन। मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफांडोन की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 6 समझौतों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम और अमेरिकी विदेश मंत्री से भी की मुलाकात। दिल्ली के बजट घाटे पर बांसुरी स्वराज का अरविंद केजरीवाल पर हमला। दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए बताया आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार। बांग्लादेश में सतखीरा के जेशोरेश्वरी मंदिर से देवी का मुकुट चोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था भेंट। भारत ने जताई चिंता। बांग्लादेश सरकार से जांच कर कार्रवाई करने का किया आग्रह। और आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में लगा भक्तजनों का तांता। तो ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के सफल दौरे के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी ने भारत आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात भी की और द्विपक्षीय बैठकें भी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान अपने वक्तव्य में सबसे पहले टाइफून यागी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में ऑपरेशन सद्भाव के माध्यम से हमने मानवीय सहायता उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग के केंद्र में भी आसियान है। पीएम ने कहा कि भारत के इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक के बीच गहरी समानताएं हैं। पीएम ने माना कि एक मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और प्रगति महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हित में है। पीएम ने यह भी कहा कि समुद्री गतिविधियां अल्फोंस के अंतर्गत संचालित होनी चाहिए। पीएम ने नेविगेशन और एयर स्पेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक ठोस और प्रभावी आचार संहिता बनाई जानी चाहिए और इसमें क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। पीएम ने विस्तारवाद के बजाय विकासवाद के दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि म्यांमार की स्थिति पर हम आसियान दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उन्होंने 5 बिंदुओं पर आम सहमति का भी समर्थन किया। पीएम ने माना कि मानवीय सहायता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र की बहाली के लिए उपयुक्त कदम भी उठाए जाने चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत का मत है कि म्यांमार को अलग थलग करने के बजाय उसे जोड़कर रखना चाहिए। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों का सबसे नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है। सभी चाहते हैं कि चाहे यूरेशिया हो या पश्चिम एशिया, जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली हो। पीएम ने पूर्व की भांति इस बात को दोहराया कि यह युद्ध का युग नहीं है और समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकल सकता। पीएम ने संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए बातचीत और कूटनीति को प्रमुखता देनी होगी। पीएम ने कहा कि विश्व बंधु के दायित्व को निभाते हुए भारत इस दिशा में हर संभव योगदान करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इसका सामना करने के लिए मानवता में विश्वास रखने वाली ताकतों को एकजुट होकर काम करना ही होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइबर, समुद्री और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी उन्होंने बल दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफांडोन की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 6 समझौतों का आदान प्रदान किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से रक्षा और प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं। इसके अलावा मेकोंग गंगा और कस्टम में सहयोग करने पर भी समझौता किया गया। और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान मिल्टन के कारण हुई जान माल की हानि पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान पीएम ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से भी मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाओस यात्रा काफी सफल रही। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 सुझाव दिए, जिसका सभी सदस्य देशों ने स्वागत किया है। Prime Minister congratulated Lao PDR on a very successful stewardship of ASEAN and related mechanisms throughout the year, and he announced a 10-point special plan to strengthen connectivity and resilience with ASEAN. India will contribute $5 million towards joint cooperative activities in this area. We will have a youth summit. We will have a music festival of ASEAN bands with Indian bands. We will have also an artist camp. We will have a hackathon, startup festival, the Delhi Dialogue next month. The ASEAN-India network of think tanks will also meet next month. साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि आसियान के सदस्य देशों ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को काफी सराहा है। ASEAN leaders and the Prime Minister reviewed our relations, the comprehensive relations that we have with ASEAN. ASEAN leaders especially very positively appraised our cooperation as in many areas of diverse collaboration as a result of India's Act East policy, and also they appraised very positively India's leadership role in digital public infrastructure and the fact that ASEAN countries can benefit significantly from this. और अब देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें और बात दिल्ली के घाटे की। 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। इस साल उसके पास अपने प्रोजेक्ट को पूरे करने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी को राजकोषीय घाटे की जानकारी दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने राज्य की कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया गया कि विधायक फंड को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। प्रेस वार्ता में आतिशी और सौरभ भारद्वाज राजकोषीय घाटे से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। दोनों की तरफ से दावे किए गए हैं कि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त राजस्व है और दिल्ली सरकार अपनी सभी योजनाएं जारी रखेगी। लेकिन भाजपा की नेता बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी सरकार पर पहली बार दिल्ली के 7,000 करोड़ रुपए के बजट घाटे में होने पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के खर्चे को आय से अधिक बताया। 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, पहली बात,
कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा, वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि ये डेफिसिट जानबूझ के हुआ है। और बासुरी स्वराज का यह भी कहना है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को भ्रमित किया है। उन्होंने सीएजी से जांच की मांग की और कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। दिल्ली सरकार ये झूठ फैलाना चाहती थी, जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं। इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की सीएजी से ऑडिट और जांच मांगते हैं और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग रखते हैं। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां आरजीकर रेप और मर्डर मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की घेराबंदी बढ़ती ही जा रही है। अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी युवा डॉक्टरों के भूख हड़ताल से बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। फेडरेशन ने कड़े शब्दों में पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को कुछ होता है तो हम अपना विरोध प्रदर्शन बढ़ाने और देशव्यापी बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और इस बीच भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने भूख हड़ताल पर बैठे युवा डॉक्टर्स के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। आईएमए ने युवा डॉक्टर्स की मांगों को जायज ठहराते हुए अपना पूर्ण समर्थन दिया और उन्हें हर आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। इसी के साथ एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल सरकार से अपील कर कहा है कि वो युवा डॉक्टर्स की जान से खिलवाड़ न करे और उनकी शांतिपूर्ण वातावरण और सुरक्षा संबंधित मांगों को बिना देर किए स्वीकार कर ले। कुछ और बड़ी खबरें। प्रसार भारती ने महाराष्ट्र के पारंपरिक वस्त्रों पर आधारित एक डॉक्यू ड्रामा श्रृंखला करघा स्टोरीज फ्रॉम द लूम के निर्माण और प्रसारण की घोषणा की है, जिसे लेकर प्रसार भारती और महाराष्ट्र सरकार के वस्त्र विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के वस्त्र मंत्री चंद्रकांत पाटिल और पश्चिमी क्षेत्र के उप महानिदेशक विश्वनाथ कमलियाल भी मौजूद रहे। 5 एपिसोड की यह श्रृंखला महाराष्ट्र की पारंपरिक बुनाई कला जैसे पैठणी, करबट काठ, हिमरू और घोंघड़ी पर केंद्रित है। यह श्रृंखला पारंपरिक वस्त्रों के बुनकर समुदाय की उपलब्धियों, चुनौतियों को उजागर करेगी। साथ ही यह श्रृंखला उद्योग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारी नीतियों, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से प्रदान किए गए सशक्तिकरण के अवसरों को भी उजागर करेगी। और इस श्रृंखला के 5 एपिसोड आकाशवाणी, दूरदर्शन, ओटीटी और पीबीएनएस सहित प्रसार भारती के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाएंगे। कलाकार बुनते हैं धागों से तो रची जाती है कहानियां और कपड़ों से बनती है कविता। इतिहास के धागों से बनी आकृति, संस्कृति, सपनों की अनसुनी कहानियां जिनमें छिपी है कला की समृद्ध विरासत, परंपराओं का सम्मान और पीढ़ियों के संघर्ष की गूंज। प्रसार भारती प्रस्तुत करता है करघा, हाथों से बुनी कहानियां। महाराष्ट्राला वस्त्रोद्योगाची समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण परंपरा आहे। पैठणी, झुमरू, करवतकाठी, सोलापूर विणकाम यासारख्या आमच्या पारंपरिक वाणाचे संरक्षण आणि प्रचार करण्यावर भर देत आहोत। कहने को तो ये परंपरा है जिसकी शुरुआत एक सूत से होती है, बूनते बूनते बनती है धरोहर। 5 भागों की अद्वितीय श्रृंखला करघा, जहां धागा न केवल कपड़ा बल्कि इतिहास बुनता है। तो इतिहास बुनने की कहानी ये जरूर देखिएगा।
आगे की खबरों में दिल्ली में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और महाराष्ट्र सरकार के बीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल उपस्थित रहे। समझौते का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोबोटिक और ऑटोमेशन क्षेत्र को बढ़ावा देना है, साथ ही औद्योगिक विकास और युवाओं में टेक्निकल स्किल को विकसित करना भी है। NIELIT और महाराष्ट्र सरकार के बीच राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास और व्यवहारिक ज्ञान को लेकर MOU साइन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल शामिल हुए। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि रेल और IT क्षेत्र में उम्मीद से ज्यादा विकास हुआ है। नई शिक्षा नीति के बाद शिक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब ये राशि से हम गवर्नमेंट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसमें भी बहुत अच्छा नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे। इसलिए मैं बहुत माननीय अश्विनी जी को धन्यवाद देता हूँ 2 कारणों के लिए कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और यह लगातार उनके बारे में हम जो अनुभव कर रहे हैं कि जो ना होने वाला है वो उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, तो होने वाला है उसमें बात करेंगे, व्यवहार में लाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा और पुराना इंडस्ट्रियल बेस है। इस MOU से युवाओं को आज की जरूरत के हिसाब से टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन मिल सकेगा। इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने खुशी जताई कि इस तरह के प्रयास की शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है, जिसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन, जिसमें दिनों दिन जीवन में काम में आने वाली एजुकेशन मिलने की एक व्यवस्था बनी है और टेक्निकल आज की ज़रूरतों के हिसाब से नौजवानों को जो टेक्निकल एजुकेशन देनी है, इन दोनों का एक अच्छा समागम हुआ और बहुत खुशी की बात है कि इस तरह के बड़े प्रयास की शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है। नीलेट और महाराष्ट्र सरकार के बीच MOU से एक और जहां तकनीकी छात्रों को वर्तमान समय के अनुसार तकनीकी शिक्षा और कौशल मिल सकेगा, वहीं तकनीकी शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान से इंडस्ट्री की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी। DD न्यूज के लिए दिल्ली से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब एक चिंता में डालने वाली खबर, जहां देश भर में नवरात्रि पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश के सतखीरा में जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी मां काली का चांदी का मुकुट चोरी हो गया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस मुकुट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में यात्रा के दौरान इस मंदिर को भेंट किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर भारत और पड़ोसी देशों में फैले 51 शक्तिपीठों में से एक है। और मुकुट चोरी होने की खबरों के बीच बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश सरकार से इस मामले में जांच की अपील की है। उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है, हमने 2021 में बांग्लादेश की अपनी यात्रा के दौरान जेशोरेश्वरी काली मंदिर को PM मोदी द्वारा उपहार में दिए गए मुकुट की चोरी की खबरें देखी। घटना बेहद चिंताजनक है। हम बांग्लादेश सरकार से चोरी की जांच करने, मुकुट को बरामद करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। आगे की खबरों में महादेव सट्टा ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी के अनुरोध पर जारी इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत यह कार्रवाई की गई है। इंटरपोल द्वारा इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी CBI और ईडी के साथ साझा की गई है। गिरफ्तारी की खबर के बाद प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज हो गई है। जल्द ही सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की तैयारी की जा रही है। ये सट्टा ऐप कारोबार का मामला करीब 6,000 करोड़ रुपए का है। महादेव सट्टा ऐप का कनेक्शन छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लेकर कई राज्यों में रहा है। आरोपी सौरभ चंद्राकर पिछले काफी समय से दुबई में रह रहा था। एक हादसे की खबर उत्तर प्रदेश से, जहां प्रतापगढ़ में एक गैर कानूनी पटाखा गोदाम में विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए।
प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि गोदाम पटाखा व्यापारी ने अपने घर पर ही बनाया हुआ था। धमाके में गोदाम के मालिक मुख्तार अहमद की मौत हो गई और उनके ही परिवार के 2 सदस्य घायल भी हो गए, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। एक पटाखा लाइसेंस धारक मुख्तार अहमद हैं। उन्होंने अपने जहाँ पे उनका लाइसेंस था गोदाम का, उससे नज़दीक में अपने घर में अवैध भंडारण पटाखों का किया हुआ था। उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट में मुख्तार अहमद की मृत्यु हो गई और उनके परिवार के 2 सदस्य, उनकी बहू और बेटी जो है वो घायल हो गए। 4 घायलों की स्थिति स्थिर है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, उत्तर प्रदेश से ही राजनीति से जुड़ी एक खबर। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर से लखनऊ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव जेपी सेंटर में श्रद्धांजलि के लिए अड़े हुए थे। सरकार उनके कैंपस में जाने पर रोक लगाते हुए बड़ी संख्या में सरकार ने पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव घर से बाहर निकले। उनसे पहले कार्यकर्ता जेपी की प्रतिमा लेकर यहां पहुंचे और अखिलेश ने घर से थोड़ी दूर जाकर बीच सड़क पर ही जेपी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर दिया। अखिलेश यादव के माल्यार्पण करने को जाने को लेकर सत्ता पक्ष का आरोप है कि अखिलेश यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता प्रदीप भंडारी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जेपी के आदर्शों को तो भूल चुकी है। अगर सपा सरकार जेपी के आदर्शों का पालन कर रही होती तो कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती। अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं। जो नोटिस जारी किया है वो स्पष्ट करता है कि अभी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है। अगर अखिलेश यादव जी को इतना ही सच्ची नीयत से इंटरेस्ट होता तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी को नमन कर सकते थे। दिक्कत यह है कि आज समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को भूल चुकी है। जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से आगे ले जाना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रही है कि अगर इतना ही आप जयप्रकाश नारायण जी के आइडियाज में विश्वास रखते तो इमरजेंसी पार्टी कांग्रेस के साथ इतना बड़ा गठबंधन क्यों किया। और अब बात आदि शक्ति की आराधना की। आज नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। सुबह से ही दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, प्रयागराज, अहमदाबाद, इम्फाल के साथ ही पूरे देश के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। माता के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की आराधना की जा रही है। और महानवमी के इस शुभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के माता नैना देवी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सारा संसार मां के आशीर्वाद से मंगलमय रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद करे। और इधर दिल्ली स्थित रामकृष्ण मिशन ने महाअष्टमी की तिथि पर विशेष कन्या पूजन का आयोजन किया। देखिए डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। देश भर में नवरात्रि के शुभ अवसर पर महागौरी की पूजा अर्चना के उपलक्ष्य में कन्या पूजन किया जा रहा है। महागौरी की पूजा अर्चना में कन्या पूजन का भी प्रावधान है। इसी श्रृंखला में रामकृष्ण मिशन ने विशेष कन्या पूजन का आयोजन किया। रामकृष्ण मिशन ने 6 वर्ष की कन्या को मां का स्वरूप मानकर पूरी विधि विधान से उनका पूजन किया। आरती कर मां को भोग अर्पण किया। अष्टमी के दिन हम रामकृष्ण मिशन में 5 साल से 7 साल के कुमारियों को हम माँ दुर्गा के रूप में पूजा करते आ रहे हैं।
रामकृष्ण मिशन द्वारा इस विशेष पूजन में माता की आरती की भी अपनी अलग पद्धति है। साथ ही अलग प्रकार से पूजन करके ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस संसार की सभी कन्याएं मां के स्वरूप में होती हैं, इसलिए इनका सदैव सम्मान करना चाहिए। डीडी न्यूज़ के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। जी, तो मां सिद्धिदात्री सभी का कल्याण करें, मां दुर्गा सभी का कल्याण करें। इन्हीं कामनाओं के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।